जय हिंद। तो आज हम इस क्लास में जो है वो आपको बायोलॉजी के ऊपर में जो 10 क्वेश्चन का सीरीज हम लोग का चलता है उसको हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और आज की इस क्लास के अंदर जो है मैं कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड है कंप्लीटली। जैसे एनएरोबिक रिएक्शन क्या होता है, एरोबिक रिएक्शन क्या होता है, रिस्पायरेशन किस तरह से होता है, तो ये हमारा जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा और साथ साथ में हमने पूरी कोशिश करी है कि क्वेश्चन से ज्यादा आपको डिस्कशन पे टाइम दे, क्योंकि एट द एंड हमारा मकसद ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग रिवीजन के ऊपर ध्यान दे। तो हमने भी वही प्रयास किया है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि ड्यूरिंग एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ईस्ट पायरुवेट इन इज कन्वर्ट इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस। अब पहली बात की जो है ये अनावेरिक रेस्पिरेशन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में देख लीजिए। उसके बाद इसका आंसर जो है, वैसे इसका आंसर जो है वो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, लेकिन ये क्यों होगा आइए हम आपको डिटेल में कवर करते हैं। इसको बोलते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन इक्वेशन, जहां पर ग्लूकोज जो है वो डिहाइड्रेट होकर के, यानी कि उसमें क्या होता है तो ये टूट जाता है और इसी को बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब इस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, जब हमारे शरीर में जो है ऊर्जा की जब कमी होती है, यानी हम बहुत तेज अगर भागते हैं या हम बहुत तेज दौड़ रहे होते हैं, उस कंडीशन में हमारा हार्ट जो है या हमारी ब्लड्स जो है वो हर मसल्स के हर एरिया में सही से जो है ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लगातार दौड़ रहे हैं। और उस पोजीशन में अगर ऑक्सीजन प्रॉपर सेल के पास नहीं पहुंचता है तो उनमें खुद ही एक रिएक्शन होने लगता है और उसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। यानी ग्लूकोज खुद में क्या टूट जाता है, ये ऑक्सीजन के अभाव में होता है। यहाँ पर देखिए ये एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है, लेकिन इसकी जो मेन इंपॉर्टेंट ये है कि ऑक्सीजन के अभाव में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन न रहे तब होता है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में हमें एनर्जी मिलता है और उसी एनर्जी से जो है हमारा बॉडी खुद को मेंटेन करता है जब हम लगातार दौड़ रहे होते हैं। अब यहाँ पर हमारा एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी निकलता है, इसी को अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, या अगर आप कभी ऐसे देख लें कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब जो होता है वो ईस्ट के अंदर में होता है। यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो कि ग्लूकोज कहाँ कहाँ टूट जाता है, तो ये हमारा, लेकिन ये ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है और ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और ये दो जगह टूटता है, एथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में आपको ऊर्जा मिलता है। यहाँ पर देख लो, द प्रोसेस बिगेन विच ग्लाइकोसिस इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बारे में आप समझते हैं कि साइटोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के बाद और सेल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसको बोलते हैं। वेयर अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल 6 कार्बन जो है वो कहाँ कहाँ टूट जाता है, तो 3 कार्बन में, जिसको जो हम पायरुवेट बोलते हैं। और इसी स्टेप को जो है ये एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है। सेकंड स्टेज की अगर मैं बात करूंगा तो स्पेशली जो ईस्ट के अंदर में हो रहा होता है, ये एनसीईआरटी में कंप्लीटली ये बात एकदम लिखा हुआ है, इस 10th वाले एनसीईआरटी में, जहां पर एक जैव प्रकरण करके दिया हुआ है चैप्टर, और उसमें ये चीज है पायरुवेट इज डीकार्बोजिलेट फ्रॉम, और यहाँ से एसाइटिलीन जो होता है वो रिलीज करता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड और रिड्यूस क्या करता है, एथेनॉल करता है। इस केमिकल रिएक्शन जो है वो क्या क्या कन्वर्ट करता है, यह हमारा C6H12O6 ग्लूकोज हो गया, जिसको एथेनॉल में चेंज कर दिया और एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कर दिया, और यहाँ से हमारा एनर्जी, जिसको हम 2 ATP बोलते हैं, वो हमारा एनर्जी मिल गया। इस मेटाबॉलिक पाथवे अलाउ जो है वो ईस्ट के अंदर में होता है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अनअवेलेबल होता है, और यहीं पर ऑक्सीजन जब अनअवेलेबल होता है इसी को क्या बोलते हैं कि ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो नॉर्मल हम लोग ले रहे होते हैं। ईस्ट के अंदर में है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये फंगी परिवार से संबंधित है। ये कोशिका जो है वो सिंगल कॉल्ड, यानी कि हमारा जो है वो जीव होते हैं, एक कोशिका वाले। ईस्ट के बारे में कुछ मुख्य बातें हैं, ये जीवित फंगस है और भोजन मुख्य रूप से जो है वो ग्लूकोज को करता है। फर्मेंटेशन की बात करोगे तो ये चीनी खाकर जो है वो अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और इसका उपयोग ब्रेड को फुलाने और शराब बनाने में भी किया जाता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा सा कि अब थोड़ा एनएरोबिक रिएक्शन के रेस्पिरेशन के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया है। देखिए मैं एक क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरी की पूरी उस टॉपिक को कवर करने का प्रयास किया हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारा प्रैक्टिस हो सके। यहाँ पर देखिए इसको अवयय श्वसन कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्लास में बोला था कि मैं हिंदी लेकर के आऊंगा, तो मैं लेकर के आया हूँ। हमारा जो है अनएरोबिक रेस्पिरेशन जो है बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बनाने के लिए जैविक प्रक्रिया है और यह कोशिकाओं को जो है ऑक्सीजन जब नहीं मिलती है तब वो जीवित रहने के लिए जो है ग्लूकोज को तोड़ करके और एनर्जी निकालते हैं।
जिसको ईस्ट यानी खामिर जिसको हिंदी में बोलते हैं, जब ये ईस्ट बिना ऑक्सीजन के सांस लेता है तो उसे ग्लूकोज को जो है एथॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, और इसी की वजह से जो है हमारा। फिर यहाँ से देखो, इन जो एक और इसी से रिलेटेबल है कि इंसानों की मांसपेशियों में जब आप बहुत भारी कसरत या तेज दौड़ लगाते हैं तो मांसपेशियां जो है पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, ये मैंने शुरू में ही बताया था। और इस स्थिति में जो है मांसपेशियां बिना ऑक्सीजन की ऊर्जा बनाने लगती है, और इससे शरीर में जो है वो लैक्टिक एसिड पैदा होता है, जमा होने लगता है, और इसके वजह से जो है मांसपेशियां में हमें क्या होता है, क्रैम्प होता है, दर्द होता है। अगर आप लगातार कभी दौड़ रहे हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको पेन फील होता है, क्रैम्प फील होता है, क्योंकि वहां पर लैक्टिक एसिड क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा जमा हो जाते हैं, और जमा होंगे तो वो आपको जो है क्रैम्प महसूस होगा ही होगा। इंसानों की मांसपेशियों में यहाँ पर मैंने बता दिया, और जो दर्द जो है ऐंठन क्रैम्प होने लगती है। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो इतना डिस्कशन कराने के बाद अब मुझे नहीं लगता है कि उसका आंसर हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि अब इसका आंसर आपको खुद ही पता चल गया। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, ये पूछ रहा है कि विच क्लास ऑफ वर्टेब्रेट्स प्रोसेस कोल्ड ब्लडेड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्काइली स्किन। इसका मतलब क्या होता है, देखिए पहली बार की कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता, स्काइली स्किन मतलब होता है वैसा स्किन जो पानी का जो है बर्बादी रोके, यानी पानी का जो वेस्टेज है वो रोके। जैसे हम लोगों का जो शरीर है उसमें और जो एम्फीबियन के शरीर हैं, जैसे क्रोकोडाइल के जो शरीर हैं, उसमें बहुत अंतर है। क्या अंतर है भाई, तो अगर उसका शरीर हम धूप में रख दें, यानी जो क्रोकोडाइल होता है उसका शरीर अगर हम धूप में रख दें तो उसके शरीर से पानी की जो है वो बहुत कम वेस्टेज होगी, यानी कि शरीर जो है डायरेक्ट उसको पानी, उसका जो लेयर होता है ऊपर वाला, वो डायरेक्ट सोखने नहीं देगा। लेकिन हमारा शरीर थोड़ा नर्म सॉफ्ट होता है, यानी हमारे शरीर पे धूप पड़ेगा तो और उसके शरीर पे धूप पड़ेगा तो बहुत अंतर हो जाता है, उसी को स्काइली स्किन बोलते हैं। अब ये वर्टेब्रेट्स क्या होता है, इसके लिए आपको पूरा एनिमल किंगडम चैप्टर होता है, उसको पढ़ना होता है, और इसके बारे में मैं थोड़ा सा ली करके आया हूं, पहले मैं आपको समझा देता हूं। और यहाँ से कोल्ड ब्लडेड की बात किया जा रहा है, तो सुनिए पहले। अब रेप्टाइल है, एम्फीबिया है, मैमल है, एवीज है, और ये पूरी चारों के चारों ऑप्शन में से कौन आंसर होगा, पहले इसके बारे में डिटेल जान लीजिए। ये देखिए हमारा रेप्टाइलिया की अगर बात करें हम, तो मेंबर ऑफ क्लास जो है वो रेप्टाइलिया जो है वो एक्टोथर्मिक होता है। अब ये एक्टोथर्मिक क्या होता है उसके बारे में बताते हैं। दो तरह से होता है, अब दोनों तरह को जो है ध्यान से समझ लीजिए। एक होता है एक्टोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्टोथर्मिक जो होता है वो कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्तीय को बोलते हैं। ये जीव अपने शरीर का तापमान खुद नियंत्रण नहीं कर पाते, तापमान के लिए जो है इन्हें बाहरी वातावरण, धूप या छांव पर निर्भर ये होते हैं। और इसमें जो है वो हमारे रेप्टाइल आ गए, जैसे सांप, छिपकली, मगरमच्छ, उभयचर हो गया, एम्फीबियन जैसे मेढक, ये हो गया, मछली जैसे फिश। इनमें क्या होता है कि ये जीव अपने तापमान को जो है वो खुद नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, और ये बाहरी वातावरण पर ही निर्भर करते हैं। इसलिए कई बार जो है इनको बाहर निकाल लीजिए तो ये इनकी परेशानी, मर जाती हैं ये, या ये जमीन खोद के भीतर चल जाते हैं, तो ये इनके ऊपर जो है वो नियंत्रण ये नहीं कर पाते हैं। एंडोथर्मिक क्या होता है, ये जीव अपने शरीर का तापमान हमेशा एक समान बनाए रखता है, जिसमें हम लोग अपने यहाँ आते हैं, चाहे वो बाहर कितनी भी ठंड हो या कितनी भी गर्मी हो, इनके शरीर के अंदर जो है गर्म पैदा होती है। और ये स्तनधारी जैसे इंसान, कुत्ता, गाय, व्हेल, पक्षी जैसे कबूतर, तोता, शुतुरमुर्ग, जो भी हो गई, यहाँ पर एंडोथर्मिक होता है और एक होता है एक्टोथर्मिक। तो एक्टोथर्मिक में जो है वो ये इन पर खुद पर इनका जो है वो कंट्रोल नहीं होता है। अब यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये जो एक्टोथर्मिक होता है, जो कोल्ड ब्लडेड का मतलब मैंने बता दिया, मीनिंग दे ऑन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हीट टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये बाहरी के हिसाब से अपने आप को रेगुलेट करने का प्रयास करते हैं। देयर बॉडीज एंड एक्सप्लिसिटी कवर्ड विथ ड्राई, यानी उसको उनका कवर जो भरा हुआ रहता है, और कन्फाइंड स्किन फ्यूचर एपिडर्मल स्केल और एस्क्यूड टू प्रिवेंट वाटर लॉसेस। पानी से बचाव करने के लिए इतनी बड़ी इनकी शरीर में एक कवर लगाया जाता है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं ये इस पर मैं आपको दिखा दिया मैंने। रेप्टाइल में हो गया क्रोकोडाइल, हो गया लिजार्ड, हो गया छिपकली, हो गया। छिपकली में एक और खासियत होता है कि ये अपने शरीर को रिग्रो कर सकती है, यानी अगर आप पूंछ काट दोगे तो पूंछ काट के उसको छोड़ दो और पूंछ उसको कुछ दिनों में जो है वो नया पूंछ आ जाएगा। तो जो हमारा लिजार्ड होती है यानी छिपकली जिसको बोलते हैं, उसके अंदर में रीग्रो का भी एक सवाल हमारे इसी सीरीज में आया है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा इस पर। यहाँ से जो है एक हमारा एम्फीबियन होते हैं जो दोनों जगह रह जाते हैं। अब ऐसा है कि एम्फीबियन हो या रेप्टाइल हो, दोनों जगह दोनों जो है वो पानी में भी और सूखा में भी रह जाते हैं, क्योंकि इनके पास दोनों जो है वो। अब मुझे आप बताइए कमेंट करके कि अगर कोई एम्फीबियन है या रेप्टाइल है
जो पानी में भी रह रहा है और धरती पर भी रह रहा है, तो उन दोनों में जो है रिस्पायरेशन होता है, जिसमें मछलियां जो है वो गिल्स से रिस्पायरेशन करती हैं, यानी कि सांस लेती हैं, और हम इंसान जो है वो लंग्स से लेते हैं। तो एम्फीबियन में क्या होता है कि वो एक बार जो है वो पानी में भी रह जाते हैं, और एक बार जो है वो इसमें भी रह जाते हैं, मतलब ये धरती पर भी रह जाते हैं। और साथ साथ में ये भी बताइए कि अगर इसी में रेप्टाइल और एम्फीबियन की बात हो ही रही है और रिस्पायरेशन की, तो एक एक ऐसा सवाल है रिस्पायरेशन से, जैसे हमारा व्हेल हो गया, व्हेल क्या मैमल है या फिश है, और उसकी रिस्पायरेशन कैसे होती है? इस तीनों का जवाब कमेंट में दीजिए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि सही उत्तर क्या है। रेप्टाइल के अंदर जो है ये कुछ इस प्रकार आ गए, जो हमारा क्रोकोडाइल हो गया, लिजार्ड हो गया, नोवेट हो गया, या पिजन डॉट फ्रॉग हो गया, मैंने बता ही दिया। और एम्फीबियन में क्या हो गया? स्नेक हो गया, जो कछुआ जिसको बोलते हैं, और ये हो गया हमारा मेढक, और ये हो गया हमारा सालामांडर, यानी कि इसको हम लोग गांव में बिल्गो कह लेते हैं। तो ये हमारा हो गया, ये एम्फीबियन हो गया। अब यहाँ पर स्काइली स्किन मतलब क्या होता है? देखो, देयर बॉडीज आर कवर्ड इन स्केल मेड ऑफ कार्टिन टू प्रिवेंट वाटर लॉस। मैंने अभी भी बताया कि भाई स्काइली स्किन का मतलब क्या होता है? पानी से सुरक्षा देने के लिए जो है इसका प्रोवाइड किया जाता है। और रेप्टिलिया का क्लास मैंने बता दिया, तो मैंने पूरी प्रयास करी कि आपको डिटेल में कवर किया जाए। और यहाँ पर कुछ और बातें हैं जो देख लो, बॉडी टेम्परेचर के आधार पर जो है एंडोथर्मिक और एक्टोथर्मिक मैंने बता ही दिया। और इसके बाद जो है अगर इनकी डिवीजन की बात करोगे, तो जिसमें रेप्टिलिया आते हैं, और डिवीजन की बात करोगे तो देखो टोटल 11 जो है फाइलम होते हैं। और 11 फाइलम में जो है वो पहला फाइलम हो गया पोरीफोरा हो गया, निडेरिया हो गया, ये लिखा जाता है सी से, लेकिन टेनोफेरा होता है, टीनोफेरा होता है, ये ध्यान रखना है। 11 फाइलम है और इन सब के एग्जाम्पल पूछता है, जिसमें हमारा सबसे पहला जो हो गया वो हमारा, इसमें हालांकि देखो इसकी क्लासिफिकेशन कैसे हुई है, तो क्लासिफिकेशन हुई है पूंछ के हिसाब से, कि किसमें जो है कितना ज्यादा मात्रा में पूंछ, जिसमें सबसे ज्यादा पूंछ हुआ उसमें रीढ़ की हड्डी नहीं रही, जिसमें रीढ़ की हड्डी हुई उसमें पूंछ कम हुआ। और धीरे धीरे इंसानों में जो ओकेस आ गया, यानी कि पूंछ खत्म हो गया और स्पाइनल बना, रीढ़ का हड्डी बना, जिसकी वजह से हम लोग खड़ा हो पाते हैं। ये इसकी इस हिसाब से जो है हम लोग कॉर्डेटा में आते हैं। मैं बताता हूँ पूरी। तो पहला हो गया हमारा पोरीफेरा, दूसरा हम लोग निडेरिया इसको बोलते हैं, निडेरिया हो गया ये, ठीक है, नाइडेरिया निडेरिया जो बोल लो यहाँ पर। उसके बाद ये जो हमारा हो गया टीनोफेरा होता है, टीनोफेरा ये काफी ज्यादा याद करना मुश्किल होता है। इसके बाद होता है प्लेटेहेल्मिन्थीज, प्लेटीहेल्मिन्थीज इसका अगला फाइलम है, प्लेटीहेल्मिन्थीज। प्लेटेहेल्मिन्थीज के बाद आपको मिलता है एस्काई हेल्मिन्थीज। अब ये जो एस्काई हेल्मिन्थीज मिलता है उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे हमारा एस्केरीज हो गया। उसके बाद यहाँ पर एनिलिडा होता है, एनिलिडा जैसे केंचुआ वगैरह हो गया। ऑर्थोपोडा हो गया, जो जीव जंतु जगत के ऊपर जो है बड़ा संघ है, जैसे कीट मकड़ी बिच्छू हो गया। मोलास्का हो गया, ये दूसरा सबसे बड़ा संघ हो गया, घोंघा और ऑक्टोपस जो होते हैं। इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा जो हो गया जैसे तारा मछली, जेलीफिश वगैरह हो गया। यहाँ पर हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा मतलब ये हो गया जिसमें हमारा बालंग लोस जो होते हैं वो आते हैं। कॉर्डेटा मतलब रीढ़ की हड्डी वाले जो हम लोग होते हैं। और यहाँ से कॉर्डेटा के बारे में जो है ये पूरी की पूरी जो है मछली, मेंढक, सांप वगैरह यहाँ पर सब आते हैं। अब फाइलम कॉर्डेटा को जो है वो एनिमल किंगडम का सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अब यहीं से जो है वो रीढ़ की हड्डी आना शुरू हो गई और सभी जीव इसी में आते हैं। इसके चक्कर में किसी न किसी के जो है रीढ़ की हड्डी या उसकी संरचना पाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने आपको ये 11 फाइलम बता दिए, एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक बता दिए, फिर यहाँ से रेप्टिलिया बता दिए। अब इसका मैं आंसर बताता हूँ। यहाँ जो है कोल्ड ब्लडेड कौन होता है? रेप्टिलिया होता है। देखो यहाँ पर अभी मैंने बताया था कोल्ड ब्लडेड कौन होता है, चला रेप्टिलिया होता है। अब रेप्टिलिया जो हो गया हमारा पूरा इसका आंसर हो गया। मैं आशा करता हूं कि आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। देखिए आप पूरा एक बार पढ़े हुए हैं, तो जैसे 11 फाइलम के बारे में आप नहीं जानते हैं, एनिमल किंगडम अगर आप नहीं जानते हैं, तो यही विकल्प है कि एक बार जाकर के आप उसको पढ़ लिया जाए, सबसे बढ़िया है। ये आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। प्रैक्टिस में आप 11 फाइलम का एक बार रिवीजन कर सकते हैं। भाई 11 फाइलम में जो है कॉर्डेटा सबसे लास्ट में हो गया। यहाँ पर अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच ऑफ टिश्यू टाइप एंड इट्स एग्जाम्पल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर जो है वो दूसरा, यानी कि बायोलॉजी के अगर पढ़ना शुरू करेंगे आप, तो ये दूसरा चैप्टर मिलेगा आपको टिश्यू, यानी पहला सेल्स हो गया, दूसरा टिश्यू हो गया। अब पढ़ाने पर निर्भर करता है। तो हमारा जो है वो टिश्यू हो गया। अब टिश्यू के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो टिश्यू के अंदर पढ़ते हैं कि भाई जब मल्टीपल सेल मिलाए जाते हैं तो टिश्यू होता है। और टिश्यू के अंदर अगर बात करोगे तो टिश्यू जो है वो कौन कौन से टिश्यू होता है, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू। और ये 4 ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? ये पूछ रहा है कि करेक्ट ऑप्शन बताइए, करेक्ट ऑप्शन बताइए।
तो एपिथेलियल टिश्यू जो है वो ब्लड में नहीं होता है, मस्कुलर टिश्यू न्यूरॉन्स में नहीं होता है, कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में होता है, यानी कि ब्लड ही जो है वो कनेक्टिव टिश्यू कहलाता है। नर्वस टिश्यू मसल्स में नहीं होता है, यानी कि हमारा सिर्फ आंसर सी सही है, बाकी सब गलत है। अब टिश्यू के बारे में जो है मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मेरा प्रयास ये है कि पूरा डिटेल में कवर करने का। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। और नर्वस टिश्यू के बारे में हमको पता है कि पूरा शरीर में होता है, जहां डेंड्रॉन एक्सॉन होता है। एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो क्या करता है कि बॉडी के सरफेस को कवर करता है, ये प्रोटेक्शन देता है, और ये जो है हमारा ऑब्जर्वेशन और ये सिक्रेशन दोनों की हमारा कुछ हेल्प करता है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है भाई साहब? तो जो हमारे बॉडी पार्ट हैं उनको जोड़ता है और ये सपोर्ट करता है उनको, ऑल्सो ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है ताकि वो हमारा वहां पर प्रोटेक्ट हो सके, जैसे ब्लड हो गया, बोन हो गया, कार्टिलेज हो गया। कार्टिलेज किसको बोलते हैं? जैसे आप नाक की हड्डी देखिए, यहाँ वाली ये ना हड्डी ही है और ना ये मसल्स ही है, ये हल्की सी एक बहुत कठोर होती है लेकिन लचीला होती है, इसको कार्टिलेज बोलते हैं। और इसको जो मेन न्यूट्रिशंस पहुंचाती है वो हमारा टिश्यू ही पहुंचाती है। फैट हो गया, इंक्लूड इन द ग्रुप हो गया। मस्कुलर टिश्यू क्या करता है भाई साहब? तो ये हमारे जो है वो मूवमेंट को तय करता है, इट हेल्प्स मस्कुलर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स पहुंचाता है। नर्वस टिश्यू क्या करता है? तो ये ब्रेन में पाया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। और काफी लोगों को लगता है कि स्पाइनल कॉर्ड और बैकबोन जो है वो दोनों सेम है, लेकिन वो दोनों अलग अलग है। बैकबोन के अंदर में स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, ध्यान रखने वाली बात ये है। और यहाँ से जो है ये कैरी क्या करता है? तो सिग्नल्स कैरी करता है। जैसे मान लो कि आप सो रहे हो और आपके पैर पे जो है वो कोई चींटी काट दिया या आपके पैर पे चोट लग गया, तो वो कौन सा आपको सिग्नल देता है? तो बिल्कुल आपका नर्वस टिश्यू देता है। या किसी भी अगर बात करोगे, मतलब कोई गर्म पानी में मैंने अगर हाथ डाल दिया तो मेरा हाथ जलता है, ये नर्वस टिश्यू का काम है। कभी कभी ये हमारा फेल हो जाता है, यानी कभी कभी ये नर्वस टिश्यू काम नहीं करने की वजह से आप देखेंगे कि उनके शरीर पर जो है वो किसी भी प्रकार का एक्टिविटी करो उनको पता नहीं चलता है। या अगर हम कहीं सुन्न का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लो मुझे कहीं ऑपरेशन करना है या कोई घाव हो गया जिसको साफ करना है, तो वहां पर हम एक इंजेक्शन देते हैं और वो इंजेक्शन नर्वस टिश्यू को क्या करता है? टेम्पररली वहां डिसेबल कर देता है, जिससे कि हम हमारे ब्रेन को सिग्नल नहीं मिलता है, तो हमें दर्द महसूस नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमें उस वक्त जो है दर्द नहीं हो रहा होता है, बस हमारा टिश्यू काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हमें दर्द फील नहीं हो पाता है। चलिए यहाँ पर हम अगर बात करें, अब थोड़ा कनेक्टिव टिश्यू को थोड़ा डिटेल में कवर कर लिया हमने। तो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो एक फंडामेंटल एनिमल टिश्यू डेट सपोर्ट जो है वो प्रोटेक्शन, बाइंडिंग ऑर्गन्स और अदर टिश्यू जो है वो एक साथ सबको मैनेज करता है। और यहाँ पर अगर बात करोगे, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल डिस्परेट विद इन अ नॉन सेलुलर फ्रेमवर्क इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। ये ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो होता है वो इसी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर में होता है, विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन फाइबर सच एज जो है हमारा कोलेजन और इलास्टिन लेके जाता है। साथ साथ में ये हमारा जो है टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर जो है एक हमारा टिश्यू प्रॉपर होता है जिसमें लॉज और एग्जाम डेंस होता है, और स्पेशली कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसके अंदर में बोन, कार्टिलेज और ब्लड्स होते हैं। तो इन सभी का ध्यान रखना है जो हमने आपको बताया। तो भाई मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि इसको कवर कर दिया जाए। अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रीजनरेशन। रीजनरेशन की अगर मैं बात करूं तो कौन सा इसमें गलत है, ये पूछ रहा है। तो देखिए गलत पूछ रहा है, मतलब इसमें 3 सही होंगे और 4 गलत, 3 सही होंगे और 1 गलत होगा। यहाँ पर देखो, इन कॉम्प्लेक्स एनिमल रीजनरेशन इज लिमिटेड टू रिपेयर ऑफ टिश्यू, नॉट फॉर्मेशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म। डॉग कैन रीग्रो लॉस्ट बॉडी पार्ट फ्रॉम होल न्यू इंडिविजुअल। नहीं, ये बी नंबर तो करेक्टली गलत है, क्योंकि कुत्ते के जो सलाइवा में यानी लार में जो है एक ऐसी हार्मोन पाया जाता है जिसकी वजह से जब वो अपने घाव को अगर एक बार वो चाट ले तो वो घाव जो है उसका ठीक हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो पूरा रीग्रो कर सकता है। अगर हम उसका पूंछ काट दें तो वो पूंछ उसका रीग्रो नहीं होगा, अगर हम उसका पैर काट दें तो पैर ऐसा नहीं होगा कि दोबारा जन्म ले लेगा। वो घाव को ठीक कर सकता है लेकिन वो क्या कर सकता है? रीग्रो नहीं कर सकता है। फ्रेगमेंटेशन क्या बोलते हैं? जैसे 1 से हो गया 2, 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 8। मैंने पिछले सेशन में भी इसके बारे में बताया था। तो फ्रेगमेंटेशन की अगर बात करोगे, फ्रेगमेंटेशन ऑकर अ सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक स्पाइरोगिरा। थोड़ा इस पर सोचना पड़ेगा। रीजनरेशन इन्वॉल्व स्पेशलाइज्ड सेल कैन रिक्वायर्ड सेल डिवीजन। बिल्कुल बिल्कुल ये भी करेक्ट है, और मुझे जो सी भी लगता है कि करेक्ट ही है, और ए भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो है कॉम्प्लेक्स एनिमल जो है रीजनरेशन को एक लिमिट में ही रिपेयर कर सकते हैं। और ये भी मल्टी जो सेलुलर होता है वो भी जो है हमारा स्पाइरोगिरा में फ्रेगमेंटेशन जो है वो होता ही होता है, ठीक है। बट ये बी नंबर हमारा गलत हो जाएगा।
बी नंबर गलत क्यों होगा? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि डॉग आर हाईली कॉम्प्लेक्स मैमल विद एडवांस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनिज्म, बट ये जो है रेस्ट्रिक्टेड लिमिटेड टिश्यू रिपेयर कर सकते हैं। जैसे ये हैंड हेलिंग वुड भर सकते हैं, घाव को भर सकते हैं। फॉर्मिंग स्कार टिश्यू, ग्रो स्किन नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट रीजनरेट कॉम्प्लेक्स लॉस, जो कंप्लीटली वो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। लाइक लिम्बर नॉर दे प्रोड्यूस entirely न्यू जनरेशन फ्रॉम द बॉडी फ्रेगमेंटेशन। ये पूरा संभव हो नहीं पाएगा। लिजार्ड ही है जो अपनी पूंछ को दोबारा जन्म ले सकती है, स्टारफिश है,